नमस्कार आप सभी लोगों को। तो फिर से स्वागत है इस लाइव में। और आज मैं सुना रही हूँ आप लोगों को ऋषिकेश सुलभ की कहानी। हाँ मेरी बिट्टू। कहानी बहुत मार्मिक है। एक 20-22 साल की नवविवाहिता स्त्री, एक प्रौढ़ होता हुआ पुरुष और नवविवाहिता स्त्री का लगभग हम उम्र जरा सा बड़ा उसका पति। 3 ही पात्र हैं। 2 पात्र हैं लेकिन कहानी में सीधे नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति है। और एक पात्र और आते हैं जरा सी देर के लिए, लेकिन ये कहानी कहाँ न कहाँ आपको ले जाती है। जाने कहाँ कहाँ घुमा देगी, कितनी सारी चीजें याद दिला देगी। और फिर इतनी जीवंत लड़की, जीवन के एक एक पल को जीने वाली लड़की। और फिर हाँ, आगे क्या हुआ देखे तो सही क्या हुआ। तो सुनते हैं ऋषिकेश सुलभ जी की कहानी। हाँ मेरी बिट्टू। आपको पता ही है कि ऋषिकेश सुलभ उपन्यास लिखते हैं और गजब। इन दिनों तो उनका एक उपन्यास बहुत ही नया आया है और बहुत हो रहा है। जल्दी से लिखिए उनका नाम उस पर, कौन सा उपन्यास ऋषिकेश सुलभ का आया है। और नाटककार भी हैं, तो जल्दी से नाम लिखिए और याद कीजिए कि हम उन्हीं ऋषिकेश सुलभ की बात कर रहे हैं जो हमारे फेसबुक पर हैं, हमारी दुनिया में हैं। एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार, एक बहुत ही अच्छे मनुष्य। तो चलिए पढ़ते हैं ये कहानी। हाँ मेरी बिट्टू। ना ऐसे नहीं। हाँ मेरी बिट्टू। हाँ मेरी बिट्टू। हाँ हाँ मेरी बिट्टू। उसके आते ही मेरा कमरा उजास से भर गया। भाई साहब नमस्ते, मैं अन्नी हूं, अन्नी। मुझे भौचक पाकर वो खिलखिला उठी। फिर बहुत सहजता और विश्वास से उसने कहा, मैं जानती थी कि मुझे अचानक अपने कमरे में पाकर आप चौंक जाएंगे। मैं हाथ में आईना लिए उसे निहार रहा था। हाथ में आईना लिए अपने को नहीं, उसे निहार रहा था। मैं आईना टांगने के लिए उचित जगह की तलाश में था। कमरे की दीवारों पर कीले ठोकना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, सो पहले से ठोकी हुई कीलों में से चुनाव करने में लगा था कि वह दबे पांव कमरे में आ गई। आप मुझे पहचानते हैं? पहचानिए तो सही, मैं कौन हूं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाते हुए वह बिल्कुल मेरे पास आ गई। उसके होठों में मुस्कान छिपी थी, आंखों में शरारत भरी चमक छलक रही थी। नहीं, मैंने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि अब मैं उसे पहचान गया था। उसके पीछे दरवाजे की ओट में दीवार से सटे खड़े सुनीत पर मेरी नजर पड़ चुकी थी। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि मुझे चौंकाने के लिए बनी इस योजना में सुनीत आधे मन से शामिल है। मेरा नाम अन्नी है, उसने मुझे चुप पाकर अपनी बात दोहराई। मैं सुन चुका हूं। और बस मेरा नाम अन्नी है, और क्या। आप भी। हंसते हुए उसके दांतों की धवल पंक्तियां लहरा उठी, जैसे पंक्तिबद्ध सफेद कबूतर आकाश में लहरा रहे हो। वह कोई शरारत न कर बैठे, इस भय से उसकी खिलखिलाहट थमने से पहले ही सुनीत कमरे के भीतर आ गया। उसके चेहरे पर परेशानी के चिन्ह थे। उसने कहा, सर यह अन्नी है, मेरी पत्नी। बस यही बताने के लिए भीतर चले आए। थोड़ी देर और छिपकर नहीं खड़े रह सकते थे? बुद्धू।
अन्नी का चेहरा रुआसा हो गया। बुद्धू कहीं के, सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने तो। अन्नी, सुनील की झपटती हुई आवाज के बल पर उसे चुप कराना चाहा अन्नी को। भाई साहब, देखा आपने, सारा खेल खराब कर दिया उसने। मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। एक फ्रेज है ना, गुड़ को खराब करने वाला, सारा गुड़ गोबर कर दिया उसने। मैंने मुहावरा याद दिलाते हुए कहा, एग्जैक्ट, गुड़ गोबर कर दिया इसने। नहीं, मैंने मुहावरा दोहराया, सारा गुड़ गोबर कर दिया इसने। और हम तीनों खिलखिला उठे। 20-22 साल की दुबली पतली गोरी चिट्टी बड़ी बड़ी आंखों और चुहल भरी बातों वाली यह लड़की उस दिन बहुत देर तक मेरे कमरे को व्यवस्थित करने में लगी रही। वह किसी तानाशाह की तरह हुक्म देती और मैं और सुनील दौड़कर उसका हुक्म बजाते। नृत्य सीख रही लड़की की तरह उसने अपना दुपट्टा एक कांधे से होते हुए कमर पर लपेट रखा था। चेहरे पर झुकाई लटों को झटकती हुई पूरे कमरे को उसने अपनी चपल गति और बातों से गुंजा दिया था। तख्त इधर लगेगा, क्योंकि यहां सुबह की पहली किरण आकर आपको जगा देगी और आप इस आलसी सुनीत की तरह देर तक तो सोए नहीं रह पाएंगे। और यहां हाँ ठीक, यहां लिखने की मेज ठीक रहेगी। सामने का सब कुछ यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। आम, अमरूद और लीची के पेड़। इन पेड़ों पर मैना चिड़ियों का झुंड बैठता है। पीली चोंच वाली यह चिड़िया बहुत ढीठ होती है, मेरी तरह। सुग्गे भी आते हैं पर डरपोक होते हैं, इस सुनीत की तरह। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने का आकाश हमेशा यहां से देखा जा सकता है। खुला खुला आकाश देखकर मन में उत्साह भरा रहेगा। यहां कोई बड़ी सी तस्वीर अच्छी लगेगी। भाभी जी की कोई बड़ी सी तस्वीर है आपके पास? अच्छा रहेगा, कमरे में उनकी उपस्थिति से सब कुछ भरा भरा लगेगा। और भाई साहब, यहां छोटे स्टूल पर अन्नी के ऐसे निर्देशों और सुझावों का तांता लगा हुआ था। अन्नी के अनुसार सब कुछ तात्कालिक रूप से व्यवस्थित हो गया। हम लोगों ने चाय पी। चाय अन्नी ने ही तैयार की। चाय पीने के बाद उसने आदेश दिया, तो आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे? कोई वो नहीं चलेगा और ना कि हमने चाहिएगा। ठीक 9 बजे सुनी आकर आपको ले जाएगा, तैयार रहिएगा। मेरे ऊपर उसकी साधिका टिप्पणियों से सुनीत परेशान हो रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, अब चलो भी, सर को थोड़ी देर आराम करने दो। शिफ्ट करने के चक्कर में सारा दिन भाग दौड़ करते रहे हैं, थक गए होंगे। तुम घर में भी सर की क्या रट लगाए हो? हैं? घर में भी सर की रट? एक सेकेंड, लैंप ठीक कर ले। क्या हो गया तुम्हें? हाँ जी, आ गई रोशनी। अब अन्नी घर कमरे में और रोशनी ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए रोशनी तो बहुत जरूरी है। जब तक वो कमरे में रहेगी रोशनी रहेगी। अभी तो कमरे में है। तुम घर में भी सर क्या रट रहे हो? ऑफिस में कहना सर, घर में भाई साहब नहीं बोल सकते क्या? उसने सुनीत पर जवाबी हमला किया। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। उन दोनों के जाते ही मेरा कमरा खाली खाली लगने लगा। थोड़ी देर पहले तक उन दोनों की नोकझोंक, अन्नी की खिलखिलाहटें, चपलता और चिकोटी की तरह मजेदार चुभन देने वाली सुनीत की बातों से यह कमरा लबालब भरा हुआ था। अचानक पूरे कमरे में उदासी फैल गई। सोने की तरह दिप दमकते अन्नी के चेहरे की आभा से भरा यह कमरा उसके जाते ही गुमसुम हो गया। मैं बतौर सदा याफ्ता यहां तबादले पर आया था।
उन दिनों वसंत का मौसम था और लाल फूलों से ढके सेमल के ऊंचे दरख्तों से यह कस्बाई शहर पटा हुआ था। सेमल, कदम और मेरे लिए अपरिचित कई तरह के जंगली फूलों की घनी छांव में बेतरतीब ढंग से छोटे छोटे मोहल्ले बसे हुए थे। बीच बीच में खेत थे, धान और पाट की फसल से भरे हुए खेत। एक बरसाती नदी अपनी कई उपधाराओं के साथ शहर के बीच गुथी हुई थी। नदी पर एक बड़ा सा पुल था और उपधाराओं पर छोटे छोटे लोहे की पुलियां। इस छोटे से शहर के लैंडस्केप ने मेरे मन के भीतर कुंडली मारकर बैठे तबादले के दुख को विदा कर दिया। मैं उन्हें इस कृपा के लिए सजा देने वालों के प्रति मेरे मन की सारी कलुषता धुल गई। मैं उन्हें इस कृपा के लिए धन्यवाद देने लगा था। हालांकि यहाँ आने से पहले इस जगह का जो नक्शा मेरे मन में था उसमें कालाजार के दहशतनाक चित्र थे। मैं खीज, ऊब और इस्तीफा देने की हद तक निराशा से भरा हुआ था। पर इस कमरे में पहुंचते ही मन बदलने लगा। 10 दिनों तक एक लॉज में रहा और फिर किराए का यह छोटा सा कमरा मिल गया। इस कमरे को सुनीत ने ही ढूंढ कर निकाला था। हम दोनों एक ही दफ्तर में थे और अब वह मेरा पड़ोसी था। उसकी नई नौकरी थी। वर्ष भर पहले उसने नौकरी ज्वाइन की थी और कुछ महीनों पहले ही अन्नी से उसका विवाह हुआ था। मृदुभाषी सुनीत के चेहरे से मुस्कान और दृढ़ता के मिले जुले रंगों की आभा हमेशा फूटती रहती। अन्नी खूब बोलती, 1 मिनट भी चुप नहीं रहती वो। चुहल करती, पूरे घर में फिरकी की तरह डोलती फिरती। अन्नी और सुनीत अपनी एक टिप्पणी से उलझाकर मुस्कुराता रहता। अन्नी घूम थिरकती रहती और सुनीत एक टिप्पणी कर देता तो उलझ जाती बेचारी। अन्नी किसी नदी की वेगवती धारा की तरह बहती और वह उसे किनारों की तरह बांधे निश्चल पड़ा रहता। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। अन्नी को सुबह जागने की आदत थी और सुनीत को नींद खुल जाने के बाद भी देर तक बिस्तर पर अलसाए पड़े रहने की। अन्नी को हरी सब्जियां पसंद थी तो सुनीत को आलू। सुनीत खीर और सेवैयां चाव से खाता और अन्नी को बाहर जाकर चाट खाना अच्छा लगता। अन्नी सारा दिन कमरे को व्यवस्थित करती और सुनीत चीजें बिखेरता। सुनीत बिना टोके मेरी बातें, मेरे अनुभव, मेरे किसी भी किस्से को बड़े ध्यान से सुनता और अन्नी बीच बीच में टोकती, तब उसने क्या पहन रखा था? अभी तो आपने बताया था। अच्छा, उससे पहले आपने ये बताया था कि नहीं वो लोग दूर गए थे। अभी आप बता रहे थे कि नहीं वो घर में थे। ऐसे कैसे हो गया भाई? इतने प्रश्न करती, अपने तर्क भी रखती। हम तीनों शाम को लगभग एक ही समय लौटते, मैं और सुनीत दफ्तर से और अन्नी अपना कंप्यूटर क्लास खत्म करके। अन्नी नहीं आई होती तो सुनीत मेरे कमरे में आकर बैठता। अन्नी भागती हुई सीधे मेरे कमरे में आती। हम दोनों थर्मस में चाय डालकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते। अन्नी पहले आ गई होती तो मैं सुनीत के साथ उसके घर चाय पीने के लिए रुक जाता। अमूमन हर शाम हम तीनों साथ साथ चाय पीते। कभी कभी अन्नी खाने के लिए भी रोक लेती। मैं घंटों बैठा रहता, गप्पे मारता और फिर रात का खाना खाकर वापस घर लौटता। खाना परोसते खिलाते समय अन्नी पूरी तरह बदल जाती थी। वह अचानक उम्र का बहुत बड़ा फासला तय करती और उसका व्यवहार बदल जाता। मनुहार, दबाव और फिर डांट फटकार जैसे अस्त्रों के प्रयोग के बल पर खुराक से ज्यादा खिला देती। यह उसकी फितरत में शामिल था। ऐसे अवसरों पर हम दोनों प्रायः त्राहिमाम कर उठते। मैं दोनों हाथ जोड़कर कहता, दादी अम्मा अब प्राण लेकर ही मानोगी क्या? सुनीत टिप्पणी करता, यह फ्यूडल टेम्परामेंट है। जिस देश की 90% जनता आधा पेट खाकर गुजारा करती हो और सैकड़ों लोग रोज भूख से मरते हो, वहां ठूस ठूस कर खाने से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है भला? अन्नी उलझती और सुनील पर जवाबी हमला करती। जिस देश के कर्णधार 12 घंटों की नींद लें और जागने के बाद बिस्तर पर चाय पीकर ऊंघते हुए टॉयलेट में प्रवेश करें,
टॉयलेट से निकलकर टीवी देखें और फिर बिना शेव किए दफ्तर भागे, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। क्यों भाई साहब, ठीक कह रही हूं ना? अब भला ऐसे देश को कौन बचाएगा, बताइए जरा सुनीत को। तुम, सिर्फ तुम बचा सकती हो दादी। मैं चाटुकारिता करते हुए अन्नी का पक्ष लेता। डाल दो इसकी थाली में 2 और रोटियां। और फिर गिड़गिड़ाता, मेरे प्राण बख्श दो। तुम जानती हो मुझे रात में लिखना पढ़ना होता है। हाँ जी, मालूम है मुझे। इन दोनों खूब लिख पढ़ रहे हैं आप। आपके खर्राटों से कमरे की दीवारें दरक गई। मकान मालिक जल्दी ही आपको निकाल बाहर करेगा। अच्छा अन्नी, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाना किसे सीखा? मैं उसे फुसलाने की कोशिश करता। माँ से। मेरी भाभी भी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, वह गर्व से भरती। अन्नी, तुम कंप्यूटर में बेकार समय बर्बाद कर रही हो। तुम नौकरी कर लो। गूंगे बहरे बच्चों को के स्कूल में टीचर हो जाओ। चीखती रहना, किसी को सुनाई तो पड़ेगा नहीं। या फिर किसी होटल में शेफ की नौकरी कर लो। सुनीत अपने स्वर में अतिरिक्त मिठास भरने की कोशिश करता, पर क्या होता? भाई साहब, इसे मना कीजिए ना, ये मुझे टीज कर रहा है, सारा दिन ऐसे ही करता रहता है ये। अन्नी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती और मेरी इच्छा होती कि वह मेरे गले में बाहें डालकर झूल जाती, या मेरे वक्ष में अपना मुंह छिपा लेती, या मैं अपनी दोनों हथेलियों में उसका चेहरा भरकर उसे दुलार करता, उसका माथा चूमता। तो ऐसा था, ऐसे दिन बीत रहे थे मेरे उस छोटे से शहर में, जहां मैं सोच रहा था कि यहां सजा काटने आया हूं। जाने किस सजा से मुझे मेरे परिवार वालों से अलग कर दिया है, लेकिन यहाँ अन्नी और सुनी, इनके साथ बीता मेरा समय, मेरा तो मन लगने लग गया। मैं छुट्टियों में पहली बार अपने शहर, अपने घर जा रहा था। अन्नी और सुनीत मुझे विदा करने रेलवे स्टेशन आए थे। थोड़ी देर पहले वर्षा रुकी थी। सब कुछ धुला धुला था। पेड़ों की पत्तियां, सड़कें और रेल की पटरियों के किनारे बिछे पत्थर के टुकड़े, सब नहा धोकर जैसे किसी यात्रा पर जाने को तैयार थे। आसमान अभी साफ हो रहा था। बादल के टुकड़े थे, कुछ रुई की तरह सफेद और कुछ राख की तरह मटमैले। सुबह के सूरज से खेलते हुए बादल के टुकड़े। रेलवे प्लेटफॉर्म पर तफरीह करते हुए आर्द्र हवा के झोंके अन्नी के पल्लू और खुले बालों से छेड़छाड़ कर रहे थे। गहरे जामुनी रंग के शिफॉन की साड़ी में गोरी चिट्टी अन्नी किसी ताजा खिले फूल की तरह चमक रही थी। सुनीत मेरी नजरें बचाकर अन्नी को मुग्ध भाव से देखते हुए गंभीर बने रहने का नाट्य कर रहा था, जैसे पंख फैलाकर बाग में उड़ान भरती तितली का पीछा कोई शरारती बच्चा भोलेपन के नाट्य के साथ कर रहा हो। बिट्टू और भाभी जी को तस्वीरें लाने मत भूलिएगा, अन्नी 10वीं 20वीं या 100वीं बार मुझे याद दिला रही थी। नहीं भूलूंगा भाई, नहीं भूलूंगा। दोनों की एक साथ कोई बड़ी तस्वीर हो तो वह जरूर लेते आइएगा। आपके कमरे में बस एक तस्वीर की ही कमी है। ऐसा करो ना अन्नी, तुम एक लिस्ट बनाकर दे दो भाई साहब को। सुनीत आदतन बीच में टपका। थैंक्स फॉर सजेशन। अन्नी ने निचले होठ का बाया कोना टेढ़ा करते हुए उसे मुंह चढ़ाया और फिर मुझसे कहा, भाई साहब सब पूड़ियां खा लेंगे, एक भी मत छोड़िएगा। ज्यादा बिल्कुल नहीं दिए, और सामान पर तो नजर रखेंगे। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलते ही सो जाएं और कोई सामान लेके चंपत हो जाए, ध्यान रखिएगा। हर स्टेशन पर नीचे नहीं उतरेंगे, अच्छे बच्चों की तरह बिना हिले डुले बैठे रहेंगे। उसकी बात काटते हुए उसकी तरह से सुनीत ने कहा। तुम चुप नहीं रह सकते। वह बिफर उठी। भाई साहब इसे समझा कर जाइए। अन्नी ने मेरी ओर ऐसे देखा कि मैं हंस पड़ा, और फिर मैंने सुनील से कहा क्या?
आदेश दिया, सुनीत, मेरी गैर मौजूदगी में तुम अन्नी को तंग नहीं करोगे, इसकी हर बात मानोगे, ठीक है ना? ऐसी कहना ना। सुन लो, मेरी गैर मौजूदगी में तुम अन्नी को तंग नहीं करोगे, उसकी हर बात मानोगे और सप्ताह में 2 दिन इसे बाहर ले जाकर के चाट भी खिलाओगे। वह झुककर बोला, यस सर। और ट्रेन आने की सूचना में हम तीनों की हंसी धुल गई। 2 मिनट रुकने वाली मेल ट्रेन आई। अन्नी ने मेरे पांव छुए, सुनीत ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन खुली। हाथ हिलाते हुए अन्नी ने कहा, भाई साहब जल्दी लौटिएगा, मैं इंतजार करती रहूंगी आपका। मैं बुदबुदाया, हाँ जल्दी ही लौटूंगा। मैं गया था 15 दिनों की छुट्टी लेकर और लौटा 2 माह बाद। लंबी प्रवास अवधि गुजार कर घर गया था तो पहला सप्ताह तो यूं ही निकल गया। प्रवास के दिनों का दुख सुख सुनते सुनाते इतनी भी फुर्सत न मिली कि यार दोस्तों से मुलाकात कर लूं। बिट्टू दिन रात चिपकी रहती, वह सप्ताह भर तक तो स्कूल ही नहीं गई। पत्नी ने भी स्कूल से छुट्टी ले ली थी। दूसरा सप्ताह यार दोस्तों के बीच मिलने जुलने में बीत गया। फिर पत्नी बीमार पड़ गई और अगले 15 दिन उसकी तीमारदारी में गुजारे। इस बीच अन्नी और सुनीत लगातार मेरी बातचीत के लिए शामिल रहे। मेरे तबादले के चलते घर का ढांचा ही चरमराने लगा था। 2 जगह की गृहस्थियों का आर्थिक बोझ, स्कूल की नौकरी के चलते पत्नी से अलग रहने की विवशता और पापा को मिस करती 12 साल के बिट्टू का दुख। दोस्तों के सुझाव पर मैं वापसी संभावना तलाशने दिल्ली चला गया। 15 दिनों तक अपने मुख्यालय से मंत्रालय और मंत्रालय से मुख्यालय तक के चक्कर काटता रहा। 1.5 माह के भीतर तबादले की जुगत भिड़ाकर वापस लौटा। लगभग 15 दिन इसी मस्ती में गुजरे कि खुदा खुदा करके कुफ्र तो टूटा और अब सजा के दिन बस खत्म ही होने वाले हैं। 2 महीनों बाद मैं यह सोचते हुए नौकरी पर वापस लौटा कि 10-15 दिन तो देखते ही देखते कट जाएंगे और तब तक तबादले के आदेश भी आ जाएंगे। ट्रेन से उतरकर अपने कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने सूटकेस खोलकर अन्नी के लिए पत्नी का दिया गिफ्ट निकाला और भागते हुए उसके घर पहुंचा। अन्नी के घर चुप्पी थी, दरवाजा खुला था। बाहर वाले कमरे में बैठा सुनीत पहले मुझे देखकर चौंका, फिर उठकर उसने मेरा स्वागत किया। मेरी आंखें अन्नी को ढूंढ रही थी। अन्नी कहाँ है? कब आए आप? अभी बस पहुंचा ही हूं। अन्नी कहाँ गई? मैं उतावला हो रहा था। वह मुस्कुराया, एक फीकी मुस्कान। सोई है अन्नी। सोई है अभी? अन्नी और इस वक्त नींद? मैं आसमान से गिरा। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है, जगाता हूं। नहीं नहीं छोड़ दो। क्या हुआ उसे? मैं परेशान हो उठा। कुछ खास नहीं, बता रहा हूं। पहले चाय बनाकर ले आऊं, चाय पीते हुए बात करते हैं। मैंने भी चाय नहीं पी। मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना उसने उठते हुए कहा, इतने दिनों में तो फिर भाभी जी के हाथ की चाय की लत लग गई होगी आपको, क्यों? कमरे में अजीब किस्म की असंगता पसरी हुई थी। कोई बहुत प्रिय चीज खो जाने की आकुलता की छाया पूरे घर में डोल रही थी। जी किया कि भीतर वाले कमरे में जाकर सोई हुई अन्नी को एक नजर देख लूं या फिर झंझोर कर जगा दूं, पर मैंने अपने को रोका। सुनीत चाय लेकर आया। हम दोनों चाय पी रहे थे। सुनीत ने बताना शुरू किया, चिंता की कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं कि लड़की काफी सेंसिटिव है। बस सारा प्रॉब्लम इसी सेंसिटिवनेस को लेकर के है। पिछले दिनों एबॉर्शन हो गया। कब? लगभग 15 दिन हुए।
हम दोनों अनुभवहीन हैं। आप थे नहीं। हालांकि आप गए उन्हीं दिनों। आपके जाने से 2-4 दिन पहले ही हम लोग कंफर्म हुए थे। सोचा था आपसे बात करूंगा, और नहीं तो उसी दिन जिस दिन कंफर्म हुआ आपको बताने जागती हुई दौड़ी जा रही थी। मैंने डांटा कि किसी बात को तो गंभीरता से लिया करो, पर शायद यही चूक हो गई मुझसे। बहरहाल जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो हम डॉक्टर के पास ले गए। वहां पता चला कि अबॉर्शन का केस है। यहां तक तो फिर भी सब ठीक था। सेंटिमेंटल क्राइसिस था और उससे उबरा भी जा सकता था, पर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले गए। अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि ओवरी से जुड़ने वाली ट्यूब में कोई अननेचुरल ग्रोथ है। डॉक्टर ने कहा यह कैंसर हो सकता है और कैंसर नहीं भी हो सकता। बस इसको सिर्फ इतना ही मालूम हुआ कि कोई ग्रोथ है और इसके दिमाग में घुस गया कि कैंसर ही है। दुनिया भर की फालतू हेल्थ मैगजीन्स पढ़ती रहती है, कहीं पढ़ लिया होगा कि ग्रोथ का मतलब कैंसर होता है। कल पापा आ रहे हैं। हम लोग 2-3 दिनों में लखनऊ चले जाएंगे। यहाँ तो इलाज की कोई सुविधा है नहीं, वहीं बायोप्सी करवाएंगे, फिर देखा जाएगा जैसी डॉक्टर की राय होगी। लखनऊ या दिल्ली में ऑपरेशन, जैसा कहें। अब आप आ गए हैं तो सच कहूं बड़ा इत्मीनान हो रहा है। कई दिनों से तंग किए जा रही थी कि मैं आपको बता दूं, और कल से एक नया मरज शुरू कर दिया इसने। बार बार पूछ रही है कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे। आज सुबह नींद खुली और फिर वही सवाल। बहुत चिढ़ हुई मुझे, समझ सकते हैं ना आप। एक तो इतनी परेशानी, उस पर से फालतू से सवाल। मैंने चिढ़कर कह दिया हाँ कर लूंगा दूसरी शादी। और फिर जानते हैं क्या हुआ, वो तो जान देने पर उतारू हो गई। बड़ी मुश्किल से सोई है थोड़ी देर पहले। क्या करूं। अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान चस्पा किए हुए सुनील ने अपनी बात खत्म की। मैं उठा और भीतर वाले कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अन्नी सो रही थी। थोड़ी देर तक दरवाजे के पास से उसे निहारने के बाद मैं कमरे के भीतर गया। मुझे लगा कमरे की एक एक चीज मुझसे शिकायत कर रही है कि इतनी देर से मैं कौन उठा। मैं उसके सिराहने बैठा। अन्नी ने आंखें खोलकर मुझे देखा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। वह बिसुर बिसुर कर रोने लगी। मैंने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसके बालों में उंगलियां फिराता रहा। अन्नी रोई जा रही थी। सुनील दरवाजे पर निःशब्द खड़ा देख रहा था। थोड़ी देर रो लेने के बाद उसके आंसू अपने आप थमे। अन्नी ने अपने को सहेजा और उठकर बैठ गई। बोली, आपने तो कहा था कि आप जल्दी आएंगे। अन्नी, एक बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सफाई दी। आपको मालूम है मुझे कैंसर हो गया है। अगर इस बीच में मर गई होती तो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नाराजगी झलकाते हुए अन्नी ने सवाल किया। मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हें कैंसर नहीं हुआ है और ना हो सकता है। तुम मरोगी भी नहीं, ज्योतिषियों की तरह मैंने दृढ़ स्वर में कहा। आप डॉक्टर हैं या भगवान? यह तो ठीक पूछा तुमने। पिछले जन्म में मैं डॉक्टर था और इस जन्म में ईश्वर के रूप में मैंने अवतार लिया है। मेरे इस जुमले पर खिलखिला उठी अन्नी। सुनील भी हंसा। कई दिनों बाद परिचित खिलखिलाहट की ध्वनि सुनकर इस घर की हवा चौंक गई। आप मुझे बहला रहे हैं। वह फिर उदास होने लगी। कैंसर से कोई बचता है भला? इस सुनीत की तो लॉटरी खुल गई है। आज सुबह इसने मुझे धमकी दी है कि मेरे मर जाने के बाद ये दूसरी शादी कर लेगा। ठीक है, कर लेगा,
कर ले, पर आप जान लीजिए, आप उस दूसरी वाली को मेरी तरह प्यार नहीं करेंगे, उसको अन्य नहीं बनाएंगे। पागल हो तुम, चल उठ, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं, उठ उठ, बहुत हो गया, चल। सुनीत बाहर वाले कमरे में रखा गिफ्ट पैक उठा लाया, उसे खोलकर देखा, उसमें धानी रंग की साड़ी थी, वह चेक की। भाई साहब, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, मैं तो इसे आज ही पहनूंगी, नहीं तो सुनीत उस नई वाली अन्नी को पहना देगा। अन्नी की जिद पर मैंने फिर चाय पी। वह मेरी पत्नी और बिट्टू के बारे में पूछती रही। बातें करते हुए अन्नी का जी नहीं भर रहा था। फिर शाम को आने का वायदा करके मैं बाहर निकला। सुनीत मेरे साथ बाहर तक आया। अचानक कुछ याद करते हुए उसने कहा, सर आपको बधाई। किस बात की? मैंने पूछा। फिर से होम टाउन में तबादले के लिए। आपके तबादले का ऑर्डर आ गया कल ही। अरे इतनी जल्दी आ गया? मैं चकित हुआ। आपके आने में देर हो रही थी, तभी मैं समझ गया था कि आप ट्रांसफर मैनेज करने में लगे होंगे। अच्छा हुआ, 2 जगह बटकर रहने के दुख से मुक्ति मिली। ठीक है सर, आप निकलिए, आपको दफ्तर भी जाना होगा। मैं तो आज छुट्टी पर हूं, शाम को साथ ही खाना खाएंगे। आ जाइएगा, अन्नी आपका इंतजार करती रहेगी। हम दोनों विदा हुए। मेरे आने से पहले तबादले का आदेश पहुंच गया, यह जानकर मुझे खुश होना चाहिए था, पर मन के भीतर कोई उत्साह न था। अन्नी और सुनील लखनऊ जा रहे थे। सुनीत के पापा लेने आए थे। हम सब रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े उसी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे मैं अपने शहर गया था। वही 2 मिनट रुकने वाली मेल। यह मेरे शहर को छूती हुई लखनऊ तक जाती थी। नवंबर की हल्की ठंड, झिरझिर बहती हवा और पीली धूप वाली सुबह थी। अन्नी उसी धानी रंग वाली साड़ी में थी जिसे मैं लाया था। उस साड़ी में अन्नी को देखकर मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा था। मैंने अपने को भटकाने के लिए सुनीत से पूछा, ट्रेन लेट तो नहीं है? पता कर लिया है? पता कर लिया है सर, लेट नहीं है, सुनीत बोला। एक एक निमिष हाथी के पांव की तरफ बोझिल हो रहा था। अपने बोझिल पांव घसीटते हुए जैसे तैसे सरक रहा था समय। अन्नी और सुनीत के पापा पत्थर की बेंच पर बैठे थे। वह अखबार के पन्ने पलट रहे थे और अन्नी रेल की पटरियों के उस पार फैले धान के खेतों को निहार रही थी, अपनी आंखों में भर रही थी पूरी हरियाली को। धीमे चलते समय की चुप्पी को तोड़ने के लिए मैंने दफ्तर के फालतू प्रसंगों पर चर्चा शुरू कर दी। ट्रेन आने की सूचना सुनते ही अन्नी उठी, मेरे पास आई, मेरी बाह पकड़कर लगभग खींचते हुए मुझे सुनीत से थोड़ी दूरी पर ले गई। बोली, भाई साहब, मैं जानती हूं ये सुनीत झूठ बोल रहा है और मुझे चिढ़ा रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लेगा। मुझे कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, मैं ठीक होकर जल्दी लौटूंगी और तब इस सुनीत को इसकी शैतानियों का मजा चखाऊंगी। आप थे नहीं इस बीच, उसने मुझे खूब तंग किया है, बता रही हूं। आप बिट्टू और भाभी जी को ले आइए, सब यहीं मिलकर रहेंगे एक साथ, बहुत मजा आएगा। मैं, बिट्टू और भाभी जी तीनों मिल जाएंगे, फिर तो आप दोनों की एक नहीं चलेगी। मेरे लौटने से पहले बाबूजी और बिट्टू को जरूर ले आइएगा। मैं ऑफिस में फोन करके आप अपनी वापसी की तारीख आपको बता दूंगी। आप मुझे रिसीव करने आएंगे ना? बताइए ना, आएंगे ना? हाँ, बमुश्किल मेरे होठ कांपे। मेरी आंखों की पुतलियों के नीचे छिपा समुंदर उमड़ रहा था। मैंने अपनी हथेलियों में अन्नी का चेहरा भर लिया। अन्नी ने मेरी आंखों में झांका, बोली, आप तो बच्चों की तरह रोने लगे। मुझे कुछ हुआ थोड़े ही है। देखिए मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ इस धानी साड़ी में, आपकी दी हुई है ना? यही साड़ी पहनकर मैं वापस लौटूंगी, ऐसे ही। अब तो हंस के दिखाइए। ट्रेन आ चुकी थी।
सुनीत और उसके पापा सामान चढ़ा चुके थे। मैं अन्नी को बाहों में सहेजते हुए ट्रेन तक ले गया। मेरे पांव छूकर वह ट्रेन में चढ़ गई। चढ़ते हुए उसने फिर पूछा, आएंगे ना? मैं यही साड़ी पहनूंगी, आपको आना पड़ेगा, मैं बता दूंगी पहले ही, आपके ऑफिस में फोन कर दूंगी, आप आइएगा। हाँ हाँ मेरी बिट्टू, आऊंगा आऊंगा तुझे लेने के लिए, मैंने रुंधे हुए कंठ से मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन खुली। विदा के लिए मेरे हिलते हुए हाथ को प्लेटफॉर्म पर छोड़ अन्नी को लेकर ट्रेन चली गई। जाती हुई ट्रेन की आवाज में गुथे अन्नी के शब्द, भाई साहब यही साड़ी पहन के लौटूंगी मैं, आप मुझे रिसीव करने आएंगे ना? मैं बता दूंगी पहले ही। यही साड़ी पहन के लौटूंगी, भैया लेने आएंगे मेरे भाई, ओ भैया यही साड़ी पहन कर भैया। किसी लोक गायक के कंठ से फूटे गीत की आस की तरह गूंजते रहे ये शब्द, आप मुझे लेने आएंगे ना भैया? मैं यही साड़ी पहन के लौटूंगी धाने वाली, मेरा फेवरेट कलर। आपको कैसे पता चला कि ये मेरा फेवरेट कलर है? भाभी ने दिलवाई होगी। अन्नी और सुनीत चले गए। मेरे तबादले का आदेश दफ्तर में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था और मैं अन्नी की वापसी पर उसे रिसीव करने का वचन साथ लिए लौट रहा था। कहानी शब्दों में यहाँ खत्म हो गई। मैं लौट रहा था। कहाँ लौट रहे थे? उस आवाज में, मुझे रिसीव करने आएंगे ना भाई साहब ये मेरा फेवरेट कलर है, आपको कैसे पता चला? ये मुझे तंग कर रहा है, इसको समझा दीजिए। कहानी शब्दों में यहाँ खत्म हुई, लेकिन जीवन तो चलता ही रहता है। क्या वो ट्रेन लौटी जो अन्नी को लेके गई थी? क्या मैं वहां पहुंचा जब अन्नी आई थी? अन्नी आई? अन्नी आई। मैं लौट रहा हूं और यह मान करके लौट रहा हूं कि अन्नी आई और मैंने उसे रिसीव किया धानी साड़ी में। इस बारी मैं उसके लिए मोर के पंखों के रंग की एक साड़ी लेकर आया था, जिसमें कई रंग थे, कई रंग, मोर पंखी। मेरी अन्नी लौट रही